हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और यह आपका मैथ फाउंडेशन का 8वां क्लास है। इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम की थ्योरी को देखा था, तो आज हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे और आज आपका यह टॉपिक हो जाएगा समाप्त। अगले दिन से हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस नए टॉपिक को आरंभ करेंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि क्लासेज आपका मंडे टू फ्राइडे ही मिलेंगी, बीच में 2 दिन गैप मिलेगा। उस गैप में जो भी आपको पीडीएफ मिलता है उस पर आप प्रैक्टिस करते रहे, हर एक क्वेश्चन को आप 10-10 बार बनाते रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा नया अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। सवाल यह है कि बाइनरी प्रणाली में यानी कि द्विधारी अंकन पद्धति, बाइनरी का हिंदी क्या होता है? द्विधारी अंकन पद्धति, इसमें यह किसके बराबर है? देखिए जब क्वेश्चन यह आपका रेलवे में पूछा गया तो इस तरीके से ऑप्शन इसका सेट किया गया, ठीक है। ऑप्शन इस तरीके से सेट किया गया, नंबर ए में 12, नंबर बी में 13, नंबर सी में 100, नंबर डी में 101, ठीक है। और बहुत सारे हमारे होनहार छात्र ने इसका आंसर चुना 12। अब आप इमेजिन करो, सोचो जरा सा कि क्या आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11 + 1 बराबर क्या होगा? इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल आ जाए तो आप सतर्क हो जाना ना, एग्जामिनर के मंशा को आप समझ जाना कि इसमें जरूर कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या था? वास्तव में आपसे 11 + 1 का वैल्यू नहीं पूछा है, क्या पूछा है? बाइनरी प्रणाली में आपको बताना है कि यह किसके बराबर है, ठीक है। बाइनरी प्रणाली में यह किसके बराबर है? तो बाइनरी में वास्तव में यह विकल्प सी के बराबर है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी होगा, न कि विकल्प ए। अब कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ना सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, है ना, कि बाइनरी नंबर सिस्टम के संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे गुना करेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि कभी कभी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब गौर से समझना, बाइनरी का बेस तो आपने देखा था कि 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है और इसमें 2 ही डिजिट तो हम लोग उपयोग करते हैं, 0 और 1। इसके अलावा और कोई अंक का उपयोग तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। चाहे तो हम बाइनरी में जोड़े, घटाएं, गुना करें, भाग करें, कुछ भी करें, लेकिन हम इस दोनों अंक के अलावा और किसी भी अंक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि कभी जोड़ने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो देखिए हम लोग उस वही मेथड अपनाएंगे जो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप करते थे। जैसे मान लीजिए 7 5, ठीक है, 3 1, इसे हमें जोड़ना हो। यह संख्या तो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, दार्शनिक निरूपण पद्धति जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आप इसको जोड़िए, कैसे जोड़ते हैं? 7 और 5 12। अब 12 आता है तो क्या लिखते हो आप? 12 के लिए 2 लिखते हो, हासिल 1 लिखते हो। 7 और 5 12, 12 के लिए 2 हासिल 1। अब हम लोग इसको जोड़ते जोड़ते इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि जैसे ही 12 आता है तो हमारे समझ में आ जाता है कि भाई 12 आ गया है तो यहाँ पे 2 लिखना है और आगे हासिल 1 लिखना है। लेकिन कभी आपने यह नहीं सोचा होगा कि 12 के लिए हम 2 ही क्यों लिखे, आगे हासिल 1 क्यों लिखे? हम 12 के लिए पूरा 12 क्यों नहीं लिख सकते हैं? या फिर 12 के लिए हम 1 लिखना चाहते हैं, हासिल 2 ले जाना चाहते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसके पीछे देखिए लॉजिक क्या है कि जो नंबर सिस्टम आप पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका बेस होता है 10 और उसमें डिजिट उपयोग करते हैं 0 से 9 तक। तो कंडीशन यह है कि जब भी संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुना, भाग किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद संख्या का वैल्यू या तो बेस या बेस के बराबर आ जाए, किसी भी नंबर सिस्टम में संख्याओं को जोड़ने के बाद वैल्यू या तो बेस के बराबर या बेस से बड़ा आए। बेस से छोटा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने पर 7 है, जोड़ने पर 8 है, जोड़ने पर 9 है, तब तो कोई चक्कर नहीं है हासिल का। लेकिन जैसे ही जोड़ने के बाद बेस के बराबर या बेस से बड़ा आ जाए, उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी संख्या आएगा उसमें बेस से भाग करते हैं। जैसे 7 और 5 12 आ गया जोड़ने पर, तो इस 12 में हम भाग करेंगे कितना से? 10 से। चूंकि जो नंबर सिस्टम आप पढ़ते आ रहे बचपन से उसका बेस क्या था? 10 था। तो 12 में 10 से भाग करिए तो 10 एकम 10, शेष क्या बचेगा आपका? 10 एकम 10, शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 2। अब नियम यह कहता है कि जब भी जोड़ने के बाद बेस या बेस से बड़ा आए तो उसमें बेस से भाग करिए और भाग करने के बाद जो शेष आए उसको यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे किसको लिखेंगे? शेष को। और जो भागफल आए वह अगला के ऊपर हासिल के रूप में कैरी करेगा। मतलब कि हम क्या लिखेंगे? शेष को लिखेंगे यहाँ पे और भागफल आगे कैरी करेगा। अगर जोड़ने के बाद 15 आ जाता तो फिर हम इसमें कितना से भाग करते? 10 से, क्योंकि बेस से ज़्यादा आ गया। तो 10 एकम 10, शेष कितना आया? 5। तो शेष को हम लिखेंगे
और जो भागफल होगा वह अगले के ऊपर हासिल के रूप में कैरी करेगा। यही आपका रूल फॉलो होता है। लेकिन अगर इस तरीके से बचपन में आपको जोड़ सिखाया गया होता तो कितना डिफिकल्ट हो गया होता, कितना टेंशन वाला चीज़ हो गया होता। पहले आपको भाग सीखना होता, फिर जोड़ सीखना होता, तो आप कन्फ्यूज कर जाते, शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो इस वजह से सीधे आपको समझाया गया है कि भाई 7 5 12 होता है, 2 लिखो, हासिल 1 लिखो, बस आगे बढ़ते चलो। 8 5 13 होता है, 3 लिखो, हासिल 1 लिखो, आप आगे बढ़ते चलो। अब इसी तरीके से बाइनरी में हम कैसे करें, तो बाइनरी में देखिए यहाँ पे हमें जोड़ना है 11 को और 1 को, इसी को तो जोड़ना है ना। वास्तव में यह 11 नहीं है, इसको 11 कहना गलत होगा हमारे लिए। वास्तव में यह क्या है, यह आपका 3 है और यह 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे जोड़े, तो देखो जोड़ने का तरीका क्या होगा बाइनरी में। आप जोड़िए इसको, अब हम लोग बाइनरी में जोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। 1 और 1 2, तो 2 तो हम नहीं लिख सकते हैं। सर 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी में 2 थोड़ी अलाउड है। 2 बाइनरी नंबर सिस्टम का तो डाटा है नहीं, तो बाइनरी में तो 2 अलाउड है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, तो बाइनरी का बेस तो आपको पता ही है कितना होता है। हाँ सर पता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जब भी जोड़ने के बाद बेस या बेस से बड़ा आए तो आप क्या करना, उसमें बेस से भाग करना। तो जब आप यहाँ पे जोड़ोगे ना, जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो वैल्यू क्या हो गया, बेस के बराबर आ गया। 1 और 1 2 आ गया। तो आप इस 2 में ना बेस से भाग कर लो, मतलब कितना से भाग करोगे, 2 से। जब भी जोड़ने के बाद बेस या बेस से बड़ा आ जाए तो आप उसमें बेस से भाग करना। अब भाग करो, 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2, शेष क्या बच जाएगा, 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे शेष को, यानी यहाँ लिखोगे 0 को, और हासिल अगले के ऊपर चला जाएगा, यानी जो भागफल होता है वो हासिल बन जाता है। 1 और 1 2 बेस के बराबर आ गया। बेस कितना होता है बाइनरी का, 2 होता है। तो जब भी जोड़ने के बाद, गुना करने के बाद बेस या बेस से बड़ा आए तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, बेस से भाग करेंगे। तो 2 आया तो 2 बेस के बराबर आ गया, 2 से भाग करिए, 2 1 कम 2, शेष कितना आया, 0। शेष को यहाँ लिखेंगे, भागफल अगला के ऊपर हासिल के रूप में कैरी करेगा। अब हमें एक छोटा सा बात यहाँ पे याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि 1 और 1 2 के लिए क्या लिखेंगे, 0, हासिल क्या होगा, 1। बस इस बात को आप याद कर लीजिए। बाइनरी में 1 और 1 2 का 0, हासिल कितना, 1। जैसे 13 का 3 हासिल 1 होता है, उसी तरीके से बाइनरी में 2 का 0 हासिल कितना, 1। उसी तरीके से मान लीजिए बाइनरी में जोड़ने के बाद 3 आ जाए तो फिर 3 के लिए क्या करेंगे, तो फिर इसमें 2 से हम भाग कर लेंगे। मान लीजिए जोड़े और 3 आ गया तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे। तो 2 1 कम 2, शेष कितना आ गया आपका, शेष कितना आ गया, 1। यानी कि 3 के लिए शेष भी 1 है, भागफल भी 1 है। तो 3 के लिए लिखेंगे भी 1 और हासिल भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान रहे 3 से ज़्यादा नहीं आएगा बाइनरी के कैलकुलेशन में, या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा। तो बाइनरी में जोड़ने के बाद अगर 2 आया तो 2 का 0 हासिल कितना, 1, और 3 का 1 हासिल भी कितना, 1। ध्यान रखना, जो आपको पहले से मैथ पता है ऐसा ना हो कि उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाए। सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 और 1 2 का 0 हासिल 1, 3 का 1 हासिल भी 1। 2 बात आपको याद हो चुका है। अब हम लोग जोड़ लेते हैं सिंपल सा, भाई हमें 11 और 1 इसी को तो जोड़ना है। चलो हम जोड़ के देख लेते हैं क्या होता है। 1 और 1 2 के लिए 0 हासिल कितना, 1। पुनः 1 और 1 2 का 0 हासिल कितना, 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 100 यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। एक और तरीका यह था कि आप इस दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए पहले डेसिमल में। तो यह किसका वैल्यू है, देखो 1 2 या 3 है, यह 1 है, 4, और 4 को फिर से आप बाइनरी में बदल लो, 100, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर यह भी तरीका आप अपना सकते हो। दूसरा चीज देख लीजिए, मान लीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता, 1 1 1 1, ठीक है, 1 0, इस तरीके से। अब इसको आप जोड़ो। अब हम जोड़ते हैं, देखो 1 और 1 कितना, 2, तो 2 तो नहीं लिखेंगे, 2 के लिए 0 हासिल कितना, 1। क्लियर। अरे बाइनरी में 2 होता ही नहीं है तो 2 आप कैसे लिखोगे, बाइनरी का अंक थोड़े 2 है, तो डेसिमल का अंक है, तो वहां लिखेंगे 2, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो 1 और 1 2 के लिए 0 हासिल कितना, 1। अब यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 के लिए लिखेंगे भी 1 और हासिल भी कितना, 1। अब आगे कैलकुलेशन करो आप, 1 और 1 2 के लिए पुनः 0 हासिल कितना, 1। यानी इस वाले संख्या को जोड़ेंगे ना तो हमारा वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सिमिलर है। हमें बताना है इसका द्विधारी संख्या है, इसका गुणनफल क्या होगा। तो जैसे आप नॉर्मल संख्या को गुना करते वैसे ही गुना करिए। 1 0 0 1 0.01, पॉइंट से वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इनटू, यही है ना।
अब पॉइंट से देखो फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि पहले हम गुना कर लेंगे और पॉइंट को जोड़ के लिख लेंगे, यही करते हैं ना गुना में। इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, तो दोनों को हम गुना करेंगे और जो फाइनल गुणनफल आएगा उसमें 3 अंक के बाद दशमलव डालेंगे। अगर इसमें 3 अंक के बाद इसमें 2 अंक के बाद होता तो हम दोनों को गुना करते और गुना करने के बाद जो फाइनल गुणनफल आता उसमें 5 अंक के बाद दशमलव डालते। यही तो गुना का नियम होता है। तो सबसे पहले आप गुना करिए भाई, इस दोनों संख्या को गुना करना है तो हमें 1 से गुना करना है। तो 1 से जब गुना करिएगा तो सेम अंक रह जाएगा, तो 1 0 1 0 0 1। क्लियर। चलिए अब क्या करोगे आप, इस तरीके से एक जगह छोड़ लोगे, इस 1 से गुना करोगे तो 1 0 1 0 0 1, 1 से ही तो गुना करना है। अब फिर एक जगह छोड़ते हो आप, इस 1 से गुना करो सब में, 1 0 1 0 0 1। जैसे आप सिंपल गुना करते हैं वैसे ही गुना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे 1 को उठाएंगे सब में गुना करेंगे, फिर इस 1 को उठाएंगे सब में गुना, फिर इस 1 को उठाएंगे सब में गुना करेंगे। अब आगे जोड़ते हैं हम इसको, यही तो करते हो ना, तो जोड़ो। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पे 1 और 1 2, 2 का 0 हासिल कितना 1, 1 और 1 2, 2 का 0 हासिल कितना 1, 1 और 1 हासिल वाला 2, 2 का 0 हासिल 1, 1 और 1 हासिल वाला 2, 2 का 0 हासिल 1, 1 और 1 हासिल वाला 2, 2 का 0 हासिल 1, 1 और 1 हासिल वाला 2, 2 का 0 हासिल 1, 1 और 1 हासिल वाला 2, 2 का 0 हासिल 1। फाइनल हासिल है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यह इसका हो गया गुणनफल। अब पॉइंट हमें डालना है, इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, यानी कुल मिला के 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे हम लोग दशमलव डालेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कभी भी आपको गुना करना हो या प्लस करना हो या माइनस करना हो, कोई भी कैलकुलेशन करना हो, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि 1 और 1 2, 2 का 0 हासिल कितना, 2 का 0 हासिल 1 और 3 का 1 हासिल भी 1। ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चंस जो पीछे के एग्जाम में पूछा गया है उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे 29 को बाइनरी में बदलना है, तो कल आपने थ्योरी देखा है तो आपके लिए बहुत सिंपल है यह क्वेश्चन। बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक पैटर्न को लिखते हैं राइट से लेफ्ट, 1 2 4 8 16, आगे लिखेंगे तो 32। अब 32 तो इसके रेंज से ज़्यादा हो जाएगा, इसी तरीके से हम लोग पैटर्न लिखते हैं। अब इसमें से जिसको जिसको जोड़ने पे 29 आएगा उसके सामने आप 1 लिखो, तो 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29। इनको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इनके सामने हम 1 लिखे, बीच में जो जगह बच गया वहाँ पे 0 लिख दिए। यही वैल्यू आपका किसका हो गया, 29 का हो गया। आप चाहे तो ऑप्शन से भी पकड़ सकते थे, जिस ऑप्शन का वैल्यू 29, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 1 2 4 8, इस तरीके से कैलकुलेट करते, जिस ऑप्शन का 29 के ऑप्शन का मान 29 के बराबर आ जाता वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। तो बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी कोई भी कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने आपको कल बताया था। और क्वेश्चन का आपका रेंज यही सब रहता है, 29 पूछा गया, 27 पूछा गया है, 17 पूछा गया है, 13 पूछा गया है, 14 पूछा गया है, यही सब आपका क्वेश्चन का लेवल रहता है। ठीक है। 65 को बाइनरी में बदलना है, तो इस पैटर्न को हम कहाँ तक लिखेंगे इस बार, 64 तक। 1 2 4 8 16 32 64, आगे बढ़ेंगे तो 128 हो जाएगा। अब 64 तक में किसे किसे जोड़ेंगे तो 65 होगा, तो भाई हम 64 को और 1 को जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। तो जिसको जिसको जोड़ने पे 65 होगा उसके सामने आप 1 लिख दो, बीच में जो भी जगह बच गया वहाँ पे आप 0 लिख दो। यही आपका वैल्यू हो गया किसका, 65 का। क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे चलिए, हमें 137 को बाइनरी में बदलना है इस बार। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 137 को बाइनरी में बदलने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा। यानी कि 137 को बाइनरी में तो आप चेंज करिए, लेकिन चेंज करने के बाद पूरा अंक आपको नहीं बताना है, आखिरी का 4 अंक आपको बताना है। तो हम 137 को बाइनरी में बदल लेंगे, अंतिम 4 अंक तो हमें पता लग ही जाएगा। चलिए 137 के लिए पैटर्न को लिखिए, 1 2 4 8 16 32 64 128, आगे 256, जाना नहीं है 256 तक। अब देखो किसको किसको जोड़ेंगे, 137 होगा, 128 और 8 136 और 1 137 होगा। अब जिसको जिसको जोड़ने पे 137 आए उसके सामने आप लिखो 1 1 1। बाकी जो भी बच गया वहाँ पे क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। हमें क्या बताना है, देखो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। हमें बताना है आखिरी का 4 अंक। तो जब आप 137 को बाइनरी में बदलोगे तो आखिरी का 4 अंक क्या होगा, 1 0 0 1। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह पॉइंट वाला संख्या, इसको बाइनरी में बदलना है।
तो सबसे पहले हम लोग 29 को बाइनरी में बदलते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट वाले संख्या का काम करेंगे। 29 को बाइनरी में बदलिए। 29 के लिए क्या लिखेंगे हम, 1 2 4 8 16 32 तक तो नहीं जाएंगे, तो 16 8 24 4 28 और 1 29 होगा, मतलब 1 1 1 1 0। यह वैल्यू किसका हो गया, 29 का। तो 29 का वैल्यू हो गया 1 1 1 0 1। अब आगे पॉइंट। अब पॉइंट के बाद वाले संख्या का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 29 का वैल्यू तो आप निकाल लिए, देखो 16 8 24 4 28 और 1 29, 29 का वैल्यू तो आपने निकाल लिया। अब हमें 0.125 का वैल्यू निकालना है। तो हमने कल आपको बताया था कि पॉइंट वाले संख्या को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। पॉइंट वाले संख्या को आपको दोगुना करना है और जो भी पूर्णांक निकले उसको लिख देना है, फिर दोगुना करेंगे, शेष जो बचेगा उसको दोगुना करेंगे, फिर पूर्णांक को लिख देंगे, फिर दोगुना करेंगे और जो पूर्णांक आएगा उसको लिख देंगे। तो ये 0.125 है। शुरू कर लीजिए आप इस प्रक्रिया को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोगुना करेंगे। कर लो दोगुना। 125 का दोगुना कितना हो जाएगा, 250। चलिए ठीक है, 250 लिख दिए। अब आगे देखिए 125 दूना 250, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव। देखो तो पॉइंट से पहले कुछ पूर्णांक आया है, नहीं सर कोई पूर्णांक नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे, 0। कोई पूर्णांक नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, 0। अब पुनः 0.250, पुनः इसको दोगुना करिए। 250 का डबल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 250 का डबल 500 हो जाएगा और यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव डालिए। अब देखिए पॉइंट से पहले क्या आया, कुछ नहीं आया, मतलब कि 0, तो 0 हम लिख देंगे। पुनः अब यह 0.500 जो है इसको फिर से दोगुना करिए, तो 500 दूना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कितने अंकों के बाद, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव डालिए। पॉइंट से पहले क्या आ गया, 1 आ गया। बस आगे कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि आगे क्या बचा है आपका। अब 1 को छोड़ दीजिए, 0.00 यही है ना, तो 00 में तो गुना करिएगा तो पुनः 0 हो जाएगा, मतलब कि 29.125 का बाइनरी में यही वैल्यू हो जाएगा। पॉइंट वाले संख्या को बाइनरी में कैसे बदलना है हमने कल भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से 57.375 को बाइनरी में बदलना है। तो 57 को तो आप बाइनरी में बदल ही लोगे। 57 के लिए हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32, 64 तक तो नहीं जाएंगे, तो 32 16 48 8 56 और 1 57। इन चारों को जोड़ने पर 57 आएगा, तो इन चारों के सामने हम 1 लिखेंगे, बीच में जो जगह बच गया वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 57 का वैल्यू 1 1 1, उसके बाद 00 और उसके बाद 1, यही होगा ना। तो यह 57 का वैल्यू हो गया। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट, तो हमने 57 का वैल्यू तो निकाल लिया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए होगा, 0.375 का। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। 0.375 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या तरीका हमने बताया, आप इसको दोगुना करिए और दोगुना करने के बाद पॉइंट से पहले जो पूर्णांक है उसको लिखते चलिए। हर स्टेप में दोगुना करिए और पॉइंट से पहले जो संख्या है उसको लिख दीजिए। दोगुना करिए, 5 दूना 10 0 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। इसका डबल 750 होगा। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव, पॉइंट से पहले कुछ नहीं आया, मतलब कि 0 हो गया। ठीक है, पुनः 0.750, पुनः इसको हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। चलिए कर लीजिए दोगुना। 750 का दोगुना कितना होता है, 1500 होता है। पॉइंट देख लीजिए 3 अंक के बाद है, आप 3 अंक के बाद पुनः दशमलव डाल लीजिए। चलिए डाल लिए। अब पॉइंट से पहले क्या आ गया, 1 आ गया, तो आप लिख लो 1। आगे पॉइंट के बाद क्या बचा हुआ है, पॉइंट के बाद 500। पॉइंट से पहले वाली संख्या को आप लिख चुके हैं, तो पॉइंट के बाद जो बचा है अब उसको दोगुना करिएगा। ठीक है, 0.500 दोगुना करिए, 500 का डबल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव आप डालो, 3 अंक के बाद दशमलव आप डालो। यहाँ पे आपका पॉइंट से पहले 1 आ गया, तो पॉइंट से पहले आप 1 लिख लीजिए और आगे सब 0 हो गया है, तो आगे तो हम जाएंगे नहीं। तो यह वैल्यू हमारा किसका हो गया, 57.375 का। ठीक है, तो पॉइंट वाली संख्या को बाइनरी में बदलने का तरीका आपने कल भी देखा था, अभी भी आपने देखा। और भी क्वेश्चंस लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। अगला देखिए नंबर 6 क्वेश्चन। यहाँ पे एक दशमलव संख्या दिया गया है इतना, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। 0.8125 इसको बाइनरी में बदलना है। 4 अंक के बाद दशमलव है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको दोगुना। इसका वैल्यू तो पता है 0 दशमलव समथिंग ही होना है। ठीक है, तो दोगुना करिए। 5 दूना 10 0 हासिल 1,
2 दूना 4 और 1 5। उसी तरीके से 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 8 दूना 16। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4। तो 4 अंक के बाद डालो 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव हम डालेंगे। ठीक है, 4 अंक के बाद दशमलव था तो हम यहाँ पे दशमलव डालेंगे। पॉइंट से पहले क्या आ गया? 1 आ गया, तो 1 हम लिखेंगे। ठीक है, इसको डबल करिए। आप इसको डबल करिएगा तो इतना आएगा। 4 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव डालिए, पॉइंट से पहले जो आ गया उसको लिख दीजिए। पुनः अब जो पॉइंट के बाद बचा है, क्या बचा है? 0.6250, यही बचा है ना। पुनः अब इसको आप दोगुना करिए, इसको दोगुना करिए। चलिए 0 का दोगुना करेंगे, 0 होगा। 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 6 दूना 12 हो गया। कितने अंक के बाद दशमलव? 4 अंक के बाद। तो 4 अंक के बाद आप यहाँ पे डाल लो दशमलव। क्या पूर्णांक आ गया? 1, तो 1 लिख लो आप। फिर से जो बच गया है, क्या बचा है? 0.2500, यही तो है ना। चलिए गुना करिए 2 से, 0 0, 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। कितने अंक के बाद दशमलव? 1 2 3 4। तो 4 अंक के बाद डालो। देखो पॉइंट से पहले क्या आया? कुछ नहीं आया, मतलब कि 0 आ गया। आगे पुनः 0.5 के बाद कितना 0 है? 000 है। दोगुना करिए, देखिए 0 0 0 और 5 दूना 10। 4 अंक के बाद दशमलव हमें डालना है। 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव। पॉइंट से पहले क्या आ गया? 1 आ गया। यही आपका वैल्यू हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में 0.8125 का। ठीक है, 0.8125 का क्या किए? दोगुना किए और पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले जो भी संख्या आया उसको लिखते चलना है। फिर दोगुना करेंगे, पॉइंट के बाद जो बचेगा उसको दोगुना करेंगे, फिर पॉइंट से पहले जो संख्या होगा उसको लिखते हुए चलेंगे। इस तरीके से हम लोग आसानी से किसी भी संख्या को, किसी भी पॉइंट वाले संख्या को बाइनरी में बदल सकते हैं। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 53 को बाइनरी में बदलिए। तो यह तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अब तक तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 53 को किस में बदलना है? द्विधारी अंकन पद्धति में, यानी कि बाइनरी में। बड़े आराम से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगला है द्विधारी संख्या 1011। देखो 1011 यह द्विधारी संख्या है। हम चाहे तो इसके बेस में 2 लगा सकते हैं। अब इसका दाशमिक निरूपण क्या होगा, यानी कि इसका संख्यात्मक मान बताना है। तो हमने कल क्या बताया था कि बाइनरी संख्या का संख्यात्मक मान आप कैसे निकालोगे? आप लिखो 1, फिर आप लिखो 2, फिर हम लिखेंगे 4, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 है। फिर क्या लिखेंगे? 8, यानी कि दोगुना करते हुए लिखेंगे, बट जहां 0 होगा वहां नहीं लिखेंगे। 1 2 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 है। फिर 8, अब इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 और 1 11। यह किसका वैल्यू है? आपका 11 का वैल्यू है। ठीक है, यह किसका वैल्यू? 11 का। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो दोगुना करते हुए राइट से लेफ्ट में लिख लेना है। जिसके जिसके सामने 1 होगा उसको आप जोड़ लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। अगला देखिए, द्विधारी संख्या का संख्यात्मक मान निकालते हैं। देखो 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 8 16 32 नहीं लिखेंगे, 64 लिखेंगे। 64 और 2 कितना हो जाएगा? 66, मतलब इसका संख्यात्मक मान आपका हो जाएगा 66। राइट से लेफ्ट दोगुना करते हुए लिखना है। ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 8 16 32 नहीं लिखेंगे, 64 लिखेंगे। जहां जहां 1 होगा उसी को लिखेंगे, जहां पे 0 होगा उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका, यह एक द्विधारी संख्या, इसका संख्यात्मक मान निकालना है। देखना आप, यह जो द्विधारी संख्या यह पॉइंट में है, तो पहले इसका पॉइंट से पहले वाला का मान निकालते हैं। 1 2 4 8 16, 16 2 18 और 1 19। पॉइंट से पहले कितना आ गया? 19। अब पॉइंट के बाद वाला वैल्यू निकालते हैं। देखो पॉइंट के बाद का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना आप। केवल 1 को देखो, 0 से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। 1 को देखो, दशमलव के कितने स्थान बाद है? 3 स्थान बाद। तो आप लिखो 1/8। 3 स्थान बाद है तो क्या लिखोगे आप? 1/8 लिखोगे। अलग लिख लो आप, अलग लिख लो आप। क्या लिखोगे? 1/8। 2 स्थान बाद होगा तो क्या लिखेंगे? 1/4। 1 स्थान बाद होगा तो क्या लिखेंगे? 1/2। यानी वास्तव में हम लोग ऐसे करते हैं, 1 गुना 2 का पावर दशमलव के जितने स्थान बाद होता है उतना लिखते हैं। 3 स्थान बाद है तो -3। ठीक है, तो 1 गुना 2 का पावर -3, तो 1 गुना 2 का पावर 3 8 होता है, -3 है तो 1/8। तो 1 गुना 1/8 यानी कि 1/8 हो गया। तो हमें क्या करना है कि यह देखना है कि दशमलव के कितने स्थान बाद है। 3 स्थान बाद तो 1/2 का पावर 3 होगा। 4 स्थान बाद तो 1/2 का पावर 4 होगा। 2 स्थान बाद तो 1/2 का पावर 2 होगा। दशमलव के 1 स्थान बाद तो 1/2 का पावर 1 यानी कि 2 होगा। तो यहाँ 1 दशमलव के 1 2 3 स्थान बाद है, यानी कि 1/8, और 1/8 का मान निकालिए कितना होता है? पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 8 है कम 8, 2 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, 125। क्या हो जाएगा वैल्यू इसका? 125। यही हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर वही मेथड ट्राई करते हैं। देखो 1 2 4 8 16, यह तो 16 है, लिख दिए 16। अब आगे इसका वैल्यू हमें बताना है। देखो दशमलव के एक स्थान बाद है तो 1/2, और प्लस दूसरा एक दशमलव के 2 स्थान बाद है तो 1/2 का पावर 2 यानी 1/4। यह दशमलव के एक स्थान बाद है तो 1/2, या 2 स्थान बाद है तो 1/4। अब इसका कैलकुलेशन करिए, जब इसको जोड़िएगा तो 3/4 हो जाएगा, और 3/4 का मान निकालिए 0.375, यानी कि 0.75, 16.75 आपका मान हो जाएगा। दशमलव के एक स्थान बाद है तो 1/2, प्लस अगला एक दशमलव के 2 स्थान बाद है तो 1/4। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से रहता 0.111, अब हम क्या लिखते हैं इसके लिए, सोचिए। सबसे पहले इस एक के लिए 1/2, प्लस अगले एक के लिए 1/4, प्लस अगले एक के लिए 1/8। कैलकुलेशन कर लेते, पॉइंट में इसका वैल्यू जो भी इसका वैल्यू आता वह इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू हो जाता। उसी तरीके से मान लीजिए कि इन सब क्वेश्चन को तो हम देख चुके हैं। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता 0.101। अब इसमें देखिए, पहला एक दशमलव के एक स्थान बाद तो 1/2, प्लस 0 को मेंशन नहीं करिए, फिर अगला एक दशमलव के कितने स्थान बाद, 1 2 3 तो बट्टा में 8। बस इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विधारी अंकन पद्धति के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखा। यह टॉपिक आपका होता है समाप्त, बट हमारी ओर से समाप्त हुआ है, आपकी ओर से नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चंस का बार बार बनाओगे, और जो भी PDF मिलता है उसको अपने पास आप रखोगे। ठीक है, और साथ में एक क्लास नोट्स भी आप तैयार करते रहना, अपने हाथ से क्लास का नोट्स आप बनाते चलना, ताकि इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो वापस मिलते हैं अगले दिन, यानी कि अब मिलेंगे सोमवार के दिन फिर से एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चूंकि आज यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया, तो सिलेबस के अनुसार जो हमने आपको सिलेबस दे रखा है उसके अनुसार जो भी अगला टॉपिक होगा उसको लेकर के हम अगले दिन उपस्थित होंगे। थैंक यू, जय हिंद।